आज हम कक्षा 7 प्रायोग ज्यामिति प्रश्नावली 10 का अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा का निर्माण करना सीखना है प्रकाल और रूल की सहायता से। देखिए इसका निर्माण कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम जैसा कि कुछ प्रश्न में दिखाया गया है कि एक रेखा मानकर ए बी रेखा खींचिए और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए और केवल पैमाना रूलर और प्रकार की सहायता से बिंदु सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा हमको खींचनी है। तो देखिए इससे पहले इसके लिए हम सर्वप्रथम रेखा ए बी लेते हैं। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले प्रकाल, रूल और स्केल की सहायता से बनाते हैं। तो इनका निर्माण हम सारी सहायक सामग्री साथ में लेकर बैठे हैं। सर्वप्रथम हमको रेखा ए बी का निर्माण करना है। तो सर्वप्रथम हम रेखा ए बी प्रकाल की सहायता से किसी भी नाप की खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नाप दी नहीं गई है। तो जैसे मैंने ए बी नाप खींच ली यहाँ से, और यहाँ पे मैंने इसको ए बी एक रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड को मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है हमको, अब जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि सी से होकर ए बी के समांतर रेखा खींचनी है। तो ए बी के बाहर हम यहाँ पे कोई बिंदु ले सकते हैं, बिंदु सी। अब बिंदु सी को इस लाइन के ए बी रेखा के किसी भी ए बी रेखा पर मिला दिया जाता है। ए बी रेखा पर मिला दिया जाता है और इस बिंदु सी को जहाँ पर मिलाया गया है, इस बिंदु को नाम दे दिया जाता है, हमने बिंदु को नाम दे दिया पी। ठीक है, इस प्रकार हमें सी पी रेखा प्राप्त होती है। अब प्रकाल और रूल की सहायता से एक चाप लेना है, कोई भी निश्चित चाप लेना है और उस निश्चित चाप के लिए बिंदु पी से एक अपन अर्धचाप काट देते हैं। बिंदु पी पर प्रकाल रखते हुए इस तरीके से अर्धवृत्त बना दिया जाता है और इस अर्धवृत्त जिस बिंदु पर ए बी रेखा को जिस बिंदु पर काटता है उसको नाम हम एक्स दे देते हैं, और एक्स देने के बाद में और पी सी रेखा को ये अर्धवृत्त जिस बिंदु पर काटता है उसको नाम बाई दे दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में इस प्रकाल में कोई भी बदलाव नहीं करना है। जितना चाप यहाँ लिया था उतना ही चाप लेकर बिंदु सी पर अर्धवृत्त बना दिया जाता है, जो पी सी को काट दे और जो पी सी को बिंदु माना कि ई पर काट देता है, और पीसी को बिंदु ई पर काट देने के बाद में ये हमको प्राप्त हो गया। अब दोबारा से चाप में ना कोई परिवर्तन करने थे, जो चाप बिंदु पी से लिया था वो जो चाप बिंदु सी से लिया था वही चाप लेते हुए बिंदु ई से इस रेखा को काटना है। इस रेखा को यहाँ पर ये काटना है, काट दिया। अब इस रेखा को जिस बिंदु पर काटा है इस बिंदु को हमने नाम दे दिया एफ, और एफ और सी को मिला दिया जाता है बिल्कुल सीधा। एफ और सी को बिल्कुल सीधा मिला दिया जाता है। एफ और सी को बिंदु को मिलाने पर इस प्रकार हमको रेखा प्राप्त हुई है। इसको हम बोलते हैं पी क्यू हम पहले दे चुके हैं, इसको बोलते हैं हम आर एस। तो इस प्रकार ए बी के समांतर आर एस रेखा हमको प्राप्त हुई है, जिसमें सिर्फ प्रकाल और रूल की सहायता से पूरा चित्र बनाया गया है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 भी हमको इसी प्रकार करने हैं। इसके अलावा एग्जाम के अंदर इसकी रचना भी लिखनी पड़ेगी, इसकी भाषा भी लिखनी पड़ेगी। भाषा क्या लिखी जाएगी, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, सर्वप्रथम देखिए, अब सर्वप्रथम हमने ए बी लाइन खींची। ए बी रेखाखंड के बाद में बिंदु पी लिया। ए बी रेखाखंड खींचने के बाद में बाहर बिंदु सी लिया। बिंदु सी को ए बी रेखाखंड पर स्थित बिंदु पी से मिला दिया। उसके पश्चात बिंदु पी से एक अर्धवृत्त की रचना की, जो ए बी रेखा पर एक्स बिंदु पर और पी सी रेखा पर वाई बिंदु पर काटता है। उसी चाप को लेते हुए सी पर लेते हुए उसको एक अर्धवृत्त बनाया, जो पी सी को बिंदु ई पर काटता है, और फिर बिंदु ई पर प्रकाल रखकर उसी चाप से चाप को कोई परिवर्तित नहीं करना है, इस पर काट दिया। बिंदु एफ पर काटता है और एफ और सी को ज्वाइन कर दिया जाता है, एफ और सी को मिला दिया जाता है। इस प्रकार हमें ए बी के समांतर आर एस रेखा प्राप्त होती है। और जिसमें अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, इसमें जैसे मैं एक एंगल बना देता हूँ, ये एंगल है हमारा, ये एंगल है। तो आपने पढ़ा है कि यदि कोई दो समांतर रेखाएं उनको कोई तिर्यक रेखा काटे, तो तिर्यक रेखा के ये जो हमारी जेड की शेप बनती है, इस जेड की शेप के ऊपर बने हुए जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि एंगल आर सी ई बराबर एंगल बी पी। तो हमारा एंगल हो गया आर सी ई बराबर एंगल बी पी वाई, जो हमारा कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल बोले तो मतलब एक अंतर एंगल है। इस प्रकार
एकांतर एंगल है तो एकांतर होने के साथ, एकांतर कोण होने के साथ में हमारी जो ए बी रेखा है वो किसके समांतर होगी, ए बी रेखा समांतर आर एस। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए एक रेखा एल खींचिए और एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर एल पर एक लंब रेखा खींचिए। इस लंब रेखा पर स्थित एक बिंदु एक्स लीजिए जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो और एल से होकर एल के समांतर एक रेखा एम भी खींचनी है। एक्स से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक रेखा लेनी है एल और उस पर कोई बिंदु लेना है और उस बिंदु पर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाना है, मतलब लंब रेखा बनानी है। और लंब रेखा के बारे में आप जानते हो कि 90 डिग्री का कोण होता है। अब देखिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से करना है। सर्वप्रथम जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया है कि लंब रेखा एल खींचिए। सबसे पहले एक रेखाखंड हमको एल खींचना है। देखिए सर्वप्रथम हम एल रेखा का निर्माण करते हैं। ये कोई रेखा एल है, इस पर इसका नाम है एल। अब इस पर कहा गया है कि इस रेखा एल पर कोई बिंदु लेना है। इस रेखा पर ले पर बिंदु लिया है जिसका नाम दे दिया मैंने ए। अब इस एल से होते हुए हमको एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। उसने कहा है इस लंब रेखा पर, तो इस पर क्या बनाना है, एक लंब रेखा पर बिंदु एक्स लेना। तो इस बिंदु से पहले लंब रेखा बनानी है। तो लंब रेखा बनाने के लिए आप जानते हैं कि लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो लंब रेखा बनाने के लिए हमको प्रकाल की सहायता से 90 डिग्री के कोण का निर्माण करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री के कोण का निर्माण के लिए आप देखिएगा मैं किस तरीके से 90 डिग्री के कोण का निर्माण कर रहा हूँ। देखिए ये हो गया 90 डिग्री का। इसका मैं इधर से देखो, इस चाप को गड़बड़ नहीं करना है, चाप सेम रहेगा। इस तरीके से मैंने काट दिया। ये जो एंगल काटा है, ये जो एंगल मैंने अब बनाया है, ये एंगल यहाँ से 90 डिग्री का 60 डिग्री का एंगल है। हमेशा प्रकाल से इस तरीके से काटने पर 60 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। अब दोबारा मैं यहाँ से काटता हूँ तो अब ये दोबारा 60 का है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का हो गया। फिर यहाँ से अगर बात करें हम इस बिंदु तक तो ये 120 डिग्री का कोण हो जाता है। और उसके बाद में इसको प्रकाल को यहाँ पर रख के ये वाला काट दिया। उसके बाद हम पुनः इस बिंदु पर रखते हुए ये काट दिया और बिंदु ए को बिल्कुल इस क्रॉस पॉइंट से बिल्कुल सीधा मिला देना है। देखिए किस प्रकार मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, मिला दिया। अब देखिए आप प्रश्न को पढ़िए एक बार। उसने क्या कहा, एल रेखा खींचिए एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर। तो एल पर स्थित हमारा बिंदु था ए, उस पर एल लंब रेखा हो गई हमारी। इस लंब रेखा पर एक बिंदु एक्स लेना है। मैंने इस लंब रेखा पर माना कि बिंदु ले लिया एक्स, तो हमारी रेखा हो गई लंब रेखा ए एक्स। अब वो कह रहा है एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये हमारी एल रेखा है। इस एल रेखा से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको क्या लेना है, कोई बिंदु लेना है। रेखा ए पर, इस रेखा को नाम दे दिया जाता है ए बी। ठीक है। अब प्रकाल में फुटा स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप लिया जाता है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु एक्स स्थित है। तो हम इसमें 4 सेंटीमीटर की दूरी नापते हैं। देखिए किस प्रकार नापेंगे। यहाँ पर हमारा 4 है और यहाँ पे हमारा 1 है। यहाँ से ये हमारी 4 सेंटीमीटर की दूरी हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्ट नापना है। इसको नापने के बाद में प्रकाल की नोक को बिंदु ए पर रखते हुए ए बी रेखा पर 4 सेंटीमीटर का आर्क काटना है, चाप काटना है। ये चाप काट दिया और ये बिंदु जिस पर काटता है यहाँ पे हमको बिंदु लेना है एक्स। और ये हमारी जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की हो गई, 4 सेंटीमीटर की हो गई। अब क्या करना है, अब देखिएगा जो हमने पहले चाप लिया था, जैसे ये चाप लिया था हमने ए बिंदु पर चाप लिया था, इसको नाम दे देता हूँ मैं पी क्यू। क्या नाम दे दिया इसको, पी क्यू। तो अब हमको क्या कर पी क्यू दे दिया और यहाँ पर इस बिंदु पर काटने वाला था, इसको बोलते हैं आर। इस बिंदु का नाम दे दिया आर। अब देखिएगा ये जो पहले जिस चाप से अर्धवृत्त बनाया था उसी चाप को आपको दोबारा से लेना पड़ेगा और उसी चाप को लेने के बाद में दोबारा से देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। हो गया एग्जैक्ट। और लेने के बाद में ये जो बिंदु एक्स है, बिंदु एक्स पर प्रकाल की नोक रखते हुए दोबारा से एक अर्धवृत्त बनाना है। देखिए आपका ये मेरा इस पर क्रॉस कर रहा है, ज़रूरी नहीं है आपका कि क्रॉस करेगा, ये प्रकाल के चाप के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ से गुजरा है, यहाँ से गुजरा है। अब उस यहाँ से गुजरने के बाद में ये बिंदु आर था हमारा, बिल्कुल आर से गुजर गया और ज़रूरी नहीं है कि आपका बिंदु आर से गुजरे। अब प्रकाल के नोक को इसको खोलना है थोड़ा सा, और खोलने के बाद में इसको यहाँ से देखो क्यू पर नापते हुए ये आर वाला इसके बराबर चाप लेना है, ये वाला चाप लेना है, या आप इधर से भी ले सकते हो, बात बराबर है, दोनों बराबर आएंगे। इसको यहाँ पर रखते हुए इसको इस तरीके से कट करना है। इसको इस तरीके से हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद में ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, जो काटने वाला प्रतिच्छेदी पॉइंट है, उस पॉइंट को बिंदु एक्स से मिला दीजिए, बिल्कुल सीधा मिला दीजिए। इस प्रकार देखिए। अब देखिए
इस बिंदु का नाम दे सकते हैं हम, जितने भी बिंदु हैं सभी के कोई ना कोई हम नाम दे सकते हैं। जैसे पी क्यू दे दिया, आर दे दिया, यहाँ पे मैं ए देता हूँ। और उसने कहा है कि एल के समांतर रेखा हमको एम खींचनी है, तो ये जो रेखा है इसका नाम दे दिया हमने एम। इस प्रकार एल के समांतर एम रेखा हो गई। अब देखिएगा हमको एंगल की बात करें तो एक तो ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है। तो समांतर रेखाएं होती हैं तो मैं बोल सकता हूँ कौन एस एक्स आर बराबर कौन क्यू ए आर, जो हमारे कौन से कौन है, एकांतर कौन है या फिर अल्टरनेट एंगल है। इस प्रकार हमको रेखा एल के समांतर रेखा एम प्राप्त हुई। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिए पढ़िएगा एक बार। मान लीजिए एल एक रेखा है और बिंदु पी पर एक बिंदु है। एल एक रेखा है और इस पर कौन सा बिंदु है, बिंदु पी है, और जो रेखा एल पर स्थित नहीं है। मतलब कि क्या है, जैसे कि अगर हम इसका एक कच्चा चित्र बनाने का प्रयास करें, देखिए हम इसका कच्चा चित्र भी बना सकते हैं बिना किसी प्रकार की सहायता से। फेयर डायग्राम हम बाद में बनाएंगे, उसमें एक फेयर डायग्राम बाद में बनाएंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले। तो उसने कहा एक एल रेखा ले ली, हमने एक एल रेखा ले ली है और एक बिंदु पी है जो एल पर स्थित नहीं है। माना कि बिंदु यहाँ पर ले लिया, बिंदु पी, ठीक है। अब पी से होकर एल के समांतर हमको एक समांतर रेखा खींचनी है। तो देखिए इसके लिए आपको बताया था अभी कि पहले इस बिंदु को इससे मिलाना पड़ता है। मानो मैंने इसको मिला दिया, यहाँ से क्यों मिला दिया, और इसके समांतर रेखा खींचने के लिए यहाँ से एक चाप काटना पड़ता है। पिछले प्रश्न में जैसा कि दोनों प्रश्नों में किया था, यहाँ से एक चाप काटना पड़ता है। उसी को रखते हुए यहाँ पर एक चाप काटेंगे और इसको यहाँ पर एक समांतर रेखा मिला देंगे। यहाँ पर रखने के बाद मिल गई ये समांतर रेखा। उसके पश्चात अभी बिंदु हो चुकी, ये समांतर रेखा हमारी एम आई है। अब इस समांतर रेखा एम के अनुरूप क्या करना है, इस पर एम पर भी कोई बिंदु है, यहाँ पर हमारा आर। अब इस आर से भी होते हुए हमको आर से होकर भी इस पी क्यू के समांतर रेखा खींचनी है। इसका मतलब जब आर की बात हो गई है, जब आर पर, तो आर के बाहर भी हमको कोई बिंदु लेना पड़ेगा। यहाँ से मैं बिंदु ले लेता हूँ आर के बाहर कोई, जैसे मैंने एस ले लिया और उस एस को भी यहाँ से मिला दिया। और हमको चाप काटने पड़ेंगे, वही चापों को काट के मिलाना पड़ेगा। अभी हम बनाएंगे उसके प्रकार की सहायता से मिला दिया। तो देखिए आप, ये इसके समांतर हो गई और ये इसके समांतर हो गई, और पी क्यू आर एस के समांतर एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। क्योंकि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर होती हैं तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके फेयर डायग्राम की। तब हम एक रेखा खींचते, ये हमने कोई रेखा खींची, इस रेखा का नाम हम रेखा खींच चुके हैं जिसका नाम है एल, ठीक है, एल है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है। अब देखिए प्रश्न देखिए, मान लीजिए एल एक रेखा है, ले ली हमने, बिंदु पी और पी एक बिंदु है जो इस एल पर स्थित नहीं है। तो देखिए बिंदु पी के बाहर में, बिंदु एल रेखा के बाहर मैंने यहाँ पर बिंदु ले लिया पी, जो देख सकते हैं आप इसके पास स्थित नहीं है। अब वो कह रहा है पी से होकर एल के समांतर हमको रेखा खींचनी है। तो पी से होकर एल के समांतर रेखा खींचने के लिए हमको पहले बिंदु पी को इससे मिलाना पड़ेगा, एल पर स्थित किसी बिंदु से मिलाना पड़ेगा इसको। जैसे मैं इसको एल पर स्थित किसी बिंदु यहाँ मिला देता हूँ और इस बिंदु का नाम देता हूँ मैं क्यू। क्या दे दिया मैंने, इस बिंदु का नाम क्यू। अब इसके हमको समांतर रेखा खींचनी है, एल के समांतर रेखा खींचनी है एम। तो एल के लिए समांतर रेखा खींचनी है, वही हमको पुराना प्रयास करना है। प्रकार में एक चाप लेना है, चाप को निश्चित चाप लेते हुए प्रकार में बिंदु क्यू पर हाफ डायग्राम बनाना है, हाफ सर्कल बनाना है। जैसे वो मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है बेटा। ये सर्कल बन गया। अब इस सर्कल को बनने के बाद में अब ये जो चाप है उसी चाप को आपको इस जगह पर रखते हुए, बिंदु पी पर रखते हुए इधर भी एक सर्कल बनाना है। देखिए प्रकार बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और चाप भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये बन गया बिल्कुल। अब देखिए इस प्रकार को लेते हुए चाप हमारे दोनों बराबर हैं। अब ये बिंदु, ये हमारा हो गया, इस पर बिंदु दे देते हैं हम सी, और यहाँ पर बिंदु का नाम दे देते हैं डी, और ये हो गया हमारा एच हो गया इस बिंदु पर। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ सी डी चाप लेना है आपको। हमको कौन सा चाप लेना है, सी डी। यहाँ पर बिंदु सी रखा और ये रखा डी। सी डी चाप लेते हुए बिंदु एफ पर प्रकार की नोक रखते हुए, बिंदु एच पर प्रकार की नोक रखते हुए इस तरीके से इसको काटना है। और इसको जिस काटते हुए इसको काट दिया। अब इसको काटने वाले बिंदु को बिल्कुल स्ट्रेट मिला देते हैं हम, इसको स्ट्रेट मिला दिया जाता है। अब इसको स्ट्रेट मिला दिया जाता है तो देखिए इस मिला दिया था, इसको मैंने नाम दे दिया एफ। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, एफ हो गया। अब इसके देखिए आप, अब हमारी ये जो रेखा है इसका नाम दे दिया मैंने एम। तो हमारा आधा काम हो चुका है। प्रश्न के अनुसार देखिए पी को हमने एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़ दिया और एम जो है हमारे समांतर रेखा आ चुकी है एल के। अब आगे क्या करना है, पुनः हमको दोबारा एक बार फिर ये काम करना है। देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि बिंदु आर रेखा, सर ये जो हमारी एम पर कोई अन्य बिंदु लेना है आर, तो एम पर मैं कोई अन्य बिंदु ले लेता हूँ। इस जगह पर मैंने एम पर कोई बिंदु ले लिया आर, ठीक है। अब वो कह रहा है आर ले लिया, आर से होकर
इस आर से होकर पी क्यू के समांतर, तो आप जानते हैं पी क्यू के समांतर रेखा यूँ होगी बिल्कुल इस तरीके से, जैसा कि कच्चा चित्र में दिखाया गया था, रफ डायग्राम में दिखाया गया था, यूँ होगी। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारा ये जो चाप था इसको पुनः इसके बराबर कीजिए, जो चाप था इसको ये पहले वाला, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट नापना पड़ेगा। प्रकाल अगर ढीला हो तो प्रकाल को टाइट कर लीजिएगा। हो गया। इसको यहाँ पे इस तरीके से रखकर, पहले आप ऐसा भी कर सकते हो, बिंदु आर को यहाँ से मिला भी सकते हो, या फिर आप पहले चाप ही काट लीजिए। देखिए मिला इसलिए नहीं सकते, अगर मिला देंगे तो आप डायरेक्ट समांतर रेखा ही हो गई, एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी वो, ये हो गया। अब इसको लेने के बाद में पुनः प्रकाल से, अब देखिए यहाँ से इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम आई, देने के पश्चात प्रकाल में ये वाली दूरी का नाप लेते हैं एफ एच, जैसे यहाँ पे लिया था सी डी का, उस तरीके से यहाँ पे लेते हैं एफ एच का, एच एफ का, और उसका नाम उसको यहाँ पर रखते हुए, आई पर रखते हुए यहाँ इस तरीके से काट दिया जाता है। अब हमारा डबल क्रॉस इस जगह पर हो गया है, और जिस बिंदु पर ये काट रहा है उस बिंदु को नाम दे दो चाहे जे, और इस लाइन को एल रेखा पर किसी बिंदु से मिला देते हैं, और एल रेखा पर जिस बिंदु से मिलाया जाता है उसको प्रश्न के अकॉर्डिंग हम नाम दे देते हैं एस। तो अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारी रेखा थी एल के समांतर एम है, इस प्रकार बोल सकता हूँ एस क्यू के समांतर आर पी हो चुकी है, क्यू पी के समांतर एस आर हो चुकी है। देखिए पी क्यू समांतर हो गई हमारी आर एस, तथा एस क्यू समांतर हो गई हमारी आर पी। और ऐसा चतुर्भुज, चार भुजाओं से बंद घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि प्रश्न में अंतिम पंक्ति में क्या कहा गया है कि समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों से क्या आकृति बनती है। तो हम कह सकते हैं समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों से पी क्यू समांतर आर एस और एस आर और एस क्यू समांतर आर पी से एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनती है, जिसको पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अगली वीडियो में बात करते हैं 10.2 एक्सरसाइज की, 10.2 एक्सरसाइज की। इसमें देखेंगे कि किस तरीके से त्रिभुज निर्माण होता है, किस तरीके से त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इन सभी प्रश्नों की परिभाषा, इन सभी प्रश्नों की आप रचना बनाकर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है। जिस प्रकार जो हमने चरण लिया है उस चरण को बनाकर इसमें लिखा जा सकता है कि पहले हमने कौन सी लाइन खींची, कौन सी लाइन की समांतर चाप लिया, कौन सी लाइन को निर्माण किया। ठीक है।